नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। साथियों, आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना और वहां चलते हैं और जानते हैं कि सियासी गलियारों में क्या कुछ हो रहा है, सियासी तापमान क्या है और जो अटकलों का बाजार है वो कितना गर्म है। लेकिन उसके पहले चंद सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बिहार को लेकर क्या टेंशन में है? क्या बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ना चाहती है? आखिर अचानक पशुपति पारस, आरसीपी सिंह इतने एक्टिव मोड में क्यों आ गए? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं प्रभात कुमार जी के पास। तो प्रभात कुमार जी लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं और वे उन्हीं के साथ हम चलते हैं, बिहार की राजधानी पटना की राजनीतिक यात्रा करते हैं और वहां की हलचलों को जरा समझते हैं, था लेते हैं वहां का जो सियासी तापमान है उसका नमस्कार। क्या है पटना में। बहुत देखिए, हलचल है। अभी अभी जो खबर मिल रही है और मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जो जनता दल यूनाइटेड के मार्गदर्शक और मुख्य प्रवक्ता रहे केसी त्यागी हैं, उनकी तल्खी दिख रही है भारत सरकार के विदेश नीति को लेकर। गाजा पट्टी और इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां चिराग पासवान बहुत गर्म है, लगातार क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा की बात को लेकर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं और उनका भी एक अपना एजेंडा रहा है और उनकी भी नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर बनी हुई है और वो लगातार उस कुर्सी पर। अभी जो रांची के एक बड़े से होटल में जो जलसा हुआ, जलसा इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी का जो अधिवेशन या बैठक जो था वो एक बड़े रांची के शानदार होटल में हुआ है, तो वहां हुआ है और उसमें जो उन्होंने बात कही है उससे साफ साफ लग रहा है कि अब राम के जो हनुमान थे वो आर पार की लड़ाई को लेकर आमने सामने दिख रहे हैं। संभव है कि वो मंत्री से भी इस्तीफा अपना कर सकते हैं। मामला उनके साथ भी बहुत विकट है कि अगर वह क्रीमी लेयर के सवाल पर अपने समाज के साथ नहीं जाते हैं, सब कोटा की अगर बात करते हैं, तो उनका जो समाज है, जो उनका मूल वोटर है, वो उनके खिलाफ हो जाएगा। यह एक बड़ी समस्या उनके सामने भी विकट है। दूसरा मामला वक्फ बोर्ड का भी है, जिस पर उन्होंने बहुत माने जोरदार तरीके से उन्होंने विरोध किया था और इस बार की राजनीति यही है कि नीतीश कुमार सबको आपस में लड़ता हुआ देखकर तमाशा का मजा ले रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी सपोर्ट में है सब कोटा के क्रीमी लेयर के और दूसरी तरफ जो है सो चिराग पासवान वो क्रीमी लेयर और सब कोटा का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार का जो तापमान है, जिस तरह से आमने सामने है जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी की भी नजर बिहार के गद्दी पर बनी हुई है। वह भी फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और चिराग पासवान की भी तमन्ना है कि बिहार फर्स्ट का जो उनका नारा है, कहीं ना कहीं वो सीएम की कुर्सी से टकराता है। और जिस तरह से 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उनको झकझोरने के लिए कई कोशिशें हो रही है। आरजेडी में तेजस्वी यादव बड़े दावेदार पहले से हैं, एक नए दावेदार बीजेपी के 2 के तरफ से आजकल प्रशांत किशोर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी विदेशी
मैंने जो पत्नी है उनको लेकर अभी महिला सम्मेलन में भी आए थे। काफी सरगर्मी बजी हुई है। 5,000 से 2,000 की भीड़ को लेकर वो बिहार में बड़े-बड़े दावा कर रहे हैं और अलग-अलग तरह की बात हुई है। बिहार में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि झारखंड और जो चारों राज्यों में चुनाव होना है हाल के दिनों में, उससे भी जल्दी बिहार में जैसे चुनाव होने वाला हो, इसी तरह की हड़बड़ी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात इस बीच में ये है कि जो तेजस्वी यादव जो यात्रा करने वाले थे अगस्त में बिहार की, उनकी यात्रा थमी हुई है, यात्रा नहीं शुरू हुई। और वहीं नीतीश कुमार अचानक पूर्णिया पहुंच जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर पहुंच जा रहे हैं, बिहटा पहुंच जा रहे हैं, राजगीर चले जा रहे हैं, नालंदा चले जा रहे हैं, कब कहाँ चले जा रहे हैं उनके अधिकारियों को भी नहीं पता चल रहा है। जितने उनके करीबी मंत्री हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कल की यात्रा मुख्यमंत्री कहाँ करेंगे। यह बड़ा अजीब तरह की उनकी सक्रियता दिख रही है। वह भी राजनीतिक यात्रा करते थे। तरह तरह की उनकी सरकारी यात्रा होती थी जिसको अलग अलग नाम दिया जाता था, लेकिन वो इस बार कुछ अलग तरह की यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं योजना स्थल पर उसका काम देख रहे हैं। जो उनका सपना है उस विजन को पूरा हुआ कि नहीं उसको देखना चाहते हैं। तो ये जो अचानक योजनाओं को लेकर व्यग्रता दिख रही है नीतीश कुमार में और काम को जल्दी से जल्दी समेटने और पूरा करने का जो माने काफी उसके लिए कोशिश चल रही है। अधिकारियों को जिस तरह से हरकाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आरजू मिन्नत किया जा रहा है, इसको देखते हुए यह निश्चित तौर पर कि बिहार कहीं न कहीं से चुनावी मोड में दिख रहा है और बिहार में आके नरेंद्र मोदी की राजनीति भी फँस रही है और निश्चित तौर पर वह टेंशन में है। नहीं, अब बिहार में जैसे जेडीयू को ले लीजिए, तो क्या जेडीयू 2020 का बदला लोजपा से, चिराग पासवान से लेना चाहता है क्या वो पार्टी? और दूसरी ओर क्या जो अभी स्टैंड रहा है भारत बंद को लेके, सब कोटा को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर के जो चिराग पासवान के, उससे नाराजगी है? और तीसरा कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद कुछ सन्नाटा सा दिख रहा है या कुछ हलचलें हैं? बीजेपी में एक देखिए शून्यता की स्थिति है। देखिए जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पूरा चुनावी मोड में दिख रही है। मैंने पहले भी बताया है, उन्होंने अपने संगठन में भी फेरबदल किया है, 20 सूत्री का गठन भी किया है, कई कवायद लगातार जारी है। इससे कहीं बदला लेने और चिराग पासवान से 2020 को लेकर कोई उस तरह की योजना तत्काल अभी नीतीश कुमार की कोई हमको नहीं दिख रही है। इसलिए कि अभी चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी का ही स्टैंड आपस में अलग-अलग है और दोनों पहले चिराग पासवान कहाँ जाते हैं, तो वो कहाँ जाके खड़े होते हैं। वो अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका एक अलग मोर्चा होगा और वो एक अलग फ्रंट पर होंगे। और अगर भाजपा से अलग होते हैं या भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ती है या भाजपा में किसी तरह का, भाजपा सबसे ज्यादा दिक्कत में इस बात को लेकर है कि जो उसके 3 पार्टनर हैं, तीनों की हालत बहुत अच्छी नहीं है और पार्टी में भी जो लगातार 20 वर्षों से शासन के बाद भी कोई ऐसा उत्तराधिकारी भाजपा अपने आप में पैदा नहीं कर सका जो नीतीश कुमार के माने कुर्सी को माने कब्जा करने का या उस पर क्षमता पूर्वक माने जनता के बीच जाकर उसको कब्जे माने उसके लिए दावेदारी करने का कोई अवसर उसके पास हो या इस तरह का कोई वो मुहिम चला सके। सुशील मोदी के बाद जनता में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा कोई कद करने बड़ा कद जो है वो नहीं है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे लाया गया और जिस तरह से पार्टी में रस्साकसी हुई और फिर उन्हें जिस तरह से बैकफुट पर ला दिया गया है, इसका भी एक पिछड़ी जातियों के लोगों के बीच में
मन में मलाल है। और कहीं ना कहीं कई बार जब विजय सिन्हा को आगे लाया जाता है और जब सम्राट चौधरी को पीछे करने की बात होती है और जिस तरह से दिलीप जायसवाल को लाया गया है, शुरू में तो बहुत उत्साह का माहौल था, आपने सही कहा। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें दिलीप जायसवाल की जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो स्थिति थी वो निश्चित तौर पर नहीं है। भाजपा खुद अपने आप में बिहार में भी फंसी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी फंसी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखती है कि अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार आज किसी कारण से केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी बैसाखी अगर हट जाए तो वो संकट में आ सकते हैं और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह कभी भी किसी दिन भी यह खबर आ सकती है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से लगातार चीजें बदल रही है, चल रही है, उसमें इसकी संभावना मुझे दिखती है। जैसे आपने अभी कहा सुशील मोदी एक बड़े नेता थे बिहार में, अब ऐसा नेता नहीं है, तो इसकी वजह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, शायद वो नहीं चाहता है कि बिहार में कोई एक नेता बड़े नेता के रूप में उभरे। रेणु देवी को डिप्टी सीएम थी, तारकेश्वर जी डिप्टी सीएम बनाए गए थे अत्यंत पिछड़ी जाति से। वे राजनीति के किस पर्दे के पीछे चले गए हैं पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ प्रयोग किया गया संजय जायसवाल हो गए, नित्यानंद राय हो गए, तमाम तरह के जो नेता है, कई नेता तो कहाँ खो गए पता ही नहीं चल रहा है, कोई चर्चा ही नहीं है, तो किसी को उभरने तो दिया ही नहीं जाता है। सम्राट चौधरी जब आए तो खूब शोर शराबा हुआ, अब वो जब उनको पद से हटा दिया गया तो दिलीप जायसवाल आए और लग रहा है कि पार्टी जैसे संभल ही नहीं रही है। देखिए जो सबसे बड़ा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर भले ही संगठन के मामले में बहुत मजबूत पार्टी कही जाती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई ये है कि वहां भी बहुत ज्यादा गुटबंदी है और बहुत ज्यादा अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई है। जो जब भी किसी पिछड़ा नेता को आगे किया जाता है, वो संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, नंद किशोर यादव हो, कोई भी हो, आज एक बड़े नेता अगर कहिएगा कि आज की तारीख में अगर, लेकिन नित्यानंद राय को लोग पसंद करता है लेकिन नंद किशोर यादव को नहीं पसंद करता है। जबकि नंद किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी में हमको लगता है कि सुशील मोदी के बाद सबसे बड़े नेता आज की तारीख में है। लेकिन वो यादव समुदाय से आते हैं, उनके रिश्ते नीतीश कुमार से अच्छे रहे हैं, इसलिए पार्टी के कई लोगों को पसंद नहीं है। और वहां जो अगड़ा पिछड़ा की जो लड़ाई है, आपको कुल मिलाकर यही कहते हैं कि विजय सिन्हा को आगे बढ़ाया जाए या सम्राट चौधरी को, यह तो भाजपा को ही न तय करना पड़ेगा। भाजपा यह तय कर पाती है कि ये आखिर हम किस ट्रैक पर चले। हमारा सवर्ण वोट पर कब्जा, हम वो सवर्ण वोट का उसको मोह भी है और पिछड़ा वोट सरकार बनाने के लिए चाहिए, दलित वोट सरकार बनाने के लिए चाहिए। लेकिन जो अगड़ा समाज का सोच रहा है, सदियों से सोच रहा है, खास तौर पर बिहार की जो स्थिति है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। आज आरसीपी की क्या स्थिति है? आरसीपी आज सरैया में आए थे, एक भारतीय जनता पार्टी का संवाद का कार्यक्रम था। केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, कुर्मी जाति से आते हैं, उसी जाति से जिस जाति के नीतीश कुमार है। लेकिन उनकी सभा में मैं आज गया था, वहां कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई प्रखंड स्तर का भी बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बैनर वहां था। आज भारतीय जनता पार्टी में जब कोई बड़े नेता आते हैं तो आरसीपी सिंह चौथे या पांचवें कुर्सी माने पीछे की कतार में दिखते हैं। ऐसी स्थिति में पिछड़े नेताओं की क्या स्थिति है भाजपा में, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां तक दलित नेता का सवाल है, पशुपति पारस के साथ जो हुआ और फिर उसी पशुपति पारस को चिराग पासवान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। आज चर्चा है कि लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी में भारतीय जनता पार्टी दरार डालना चाहती है, उस पार्टी को तोड़ना चाहती है, क्योंकि
एक तो उनको बहुमत का संकट है, 240 पर है, और दूसरी तरफ जिस तरह से चिराग पासवान अब आंख दिखा रहे हैं, तो मोदी जी को किसी नेता का आंख किसी तरह से पसंद हो सकता है। ठीक है, उनके पास बहुमत का संकट है, लेकिन वो अभी इस हाल में नहीं पहुंचे हैं कि किसी के आंख को बर्दाश्त कर सके। देखिए अब क्या होता है आगे। चिराग पासवान का जो स्टैंड है, जिस तरह से लगातार समाज के साथ अभी खड़े दिख रहे हैं और पार्टी में रहते हुए पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। आगे क्या होता है इस पर देखिए, हमको समय बताएगा। मुझे ऐसा जी लगता है कि चिराग पासवान कोई थर्ड फ्रंट अगर बिहार में बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। हमको इसकी भी पूरी संभावना दिख रही है। जो उनकी योजना दिख रही है, वो हमको लग रहा है कि वो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार के में एक बड़ी राजनीति की लकीर खींचना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास संख्या बल भी है और पुराना अनुभव भी है और पार्टी का नाम भी एस्टेब्लिश्ड है, अपने पिता का आशीर्वाद भी है। तो कहीं ना कहीं से कई दलों को मिलाकर इस चुनाव में वो कुछ राजनीतिक प्रयोग कर सकती है, जी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पूरी बात अगर खत्म कर देंगे तो अगला एपिसोड कैसे बनाएंगे। अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर के बारे में आपने चर्चा की। कल बापू सभागार में महिला संवाद का आयोजन किया था। पत्रकारों ने पूछा जातीय आधारित गणना को लेकर प्रशांत किशोर से, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जाति जनगणना की बहुत चिंता है, तो पहले वो अपने स्टेट में वो करा ले और उनको लगता है कि जाति जनगणना से गरीबी दूर हो जाएगी, तो मॉडल पहले लागू करें फिर हम लोग कर लेंगे। इससे ये साफ साफ दिखता है कि प्रशांत किशोर भी जाति आधारित गणना के खिलाफ है। जो उनका बयान आया है वो उसके पक्ष में नहीं है। अगर उसके पक्ष में होते तो सीधे बोलते हैं कि हाँ जाति जनगणना जरूरी है। देखिए संक्षिप्त प्रशांत टिप्पणी। देखिए प्रशांत किशोर के बारे में एकदम चश्मा खोलकर आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि उनकी पूरी मानसिकता सवर्णवादी है। वो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद से पीड़ित है। उनकी सोच ब्राह्मणवादी है और वो किसी भी शर्त पर जातीय जनगणना का पक्ष नहीं ले सकते हैं। वो जिन दलों पर, जिन गठबंधन पर, जिस गठबंधन को लेकर आरोप लगाते हैं किसी भी तरह का, मेरा पहला सवाल उनसे होगा कि उनका क्या ब्लूप्रिंट है। अगर जातीय जनगणना के आधार पर विकास का कोई मानचित्र नहीं तैयार किया जा सकता है, तो उनको कोई विकल्प भी तो दिखाना चाहिए, कोई दूसरा उदाहरण भी तो देना चाहिए कि उनके पास ऐसा कौन रोड मॉडल है जिसके आधार पर वो बिहार को स्वर्ग बना देंगे और बिहार में बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े कारखाना खोल देंगे और उस जी होगा और कई तरह की जो बातें होंगी वो उस तरह की। अब बताइए कि जो कई पार्टियां आज राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, ये तीन बड़ी पार्टियां हैं जो जिसने कई मौके पर अगर पूरा गांधी मैदान नहीं भरा है तो आधा गांधी मैदान तो भरा है। अब जी बापू बिल्कुल। सभागार में भर के बापू सभागार में मैंने कहीं ना कहीं से एकत्र किया हुआ भीड़ एकत्र करके इतनी लंबी चौड़ी बात और मीडिया के बदौलत राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्या संदेश दे रहे हैं और लोग उसका किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जनता को यह भी दिख रहा है। जी, तो बातचीत को हम यही खत्म करते हैं। पूरी बातचीत आपने सुनी। बिहार की सियासत को लेकर प्रभात जी बता रहे थे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यदि आप लोकवार्ता न्यूज पर देख रहे हैं तो आप वर्णिका हिंदी पर भी आ सकते हैं, और यदि आप वर्णिका हिंदी पर यह एपिसोड देख रहे हैं तो आप लोकवार्ता न्यूज पर भी जाकर वहां भी महत्वपूर्ण वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।